जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, दो इम्पोर्टेंट केस मेरे पास आए हैं, जिसमें एक केस है एक सिपाही उस जवान को एक पहले जेसीओ साहब बोलते हैं अपनी गाड़ी धोने के लिए, प्राइवेट कार। जवान एक दो बार उसकी गाड़ी धोता है, उसके बाद बोलता है कि सर मैं गाड़ी धोता हूँ। बाकी जवान मेरे को बोलते हैं कि यार तू कमांडो ट्रेनिंग कर रखा है और तू गाड़ी धोता है, तेरे तो मेरे को शर्म महसूस होती है और अब मैं धोऊंगा नहीं सर। तो उससे वो जेसीओ साहब नाराज होते हैं कि मैं तेरे को देख लूँगा। उसके बाद उसको एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का सहायक लगा दिया जाता है। वो मना भी करता है कि सर मेरे को सहायक मत भेजो, मैं कमांडो हूँ, लेकिन उसके बाद भी लगा दिया जाता है कि यार इसका जो परमानेंट सहायक है वो छुट्टी गया है, तो 1 महीना कर ले। 1 महीना वो करता है, अंदर उसका जो भी काम आपको पता ही है सहायक से। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। 8th पे कमीशन की हम बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारे भाई जवान को आप अच्छी पेमेंट दो, MSP बढ़ाओ, जो हमारे अलाउंस वगैरह हैं उसको बढ़ाओ। हम इन सब बातों पर हमारे बहुत से संगठन चिट्ठियां लिख रहे हैं। इस टॉपिक को रोककर मैं एक बार छोटा सा ये और बता देता हूं कि 8th पे कमीशन जो कमेटी गठित हो चुकी है, उसने सुझाव मांगे हैं कि भाई आप जो भी आपके संगठन हैं या जो भी कोई सुझाव देना चाहता है 8th पे कमीशन को कि भाई जो पे फिक्सेशन होगा या क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं जवानों के लिए, जेसीओज के लिए, अफसर के लिए या जो सिविल कर्मचारी हैं, वो उनके संगठन कोई भी अपना सुझाव उस कमेटी को दे सकता है। तो हमारे बहुत से संगठन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई भी नहीं देगा कि आज सैलरी तो हम बढ़वा रहे हैं, लेकिन हमारे काम जो करवाए जा रहे हैं आज भी एक सिविल सर्वेंट की तरह हमारे एक सोल्जर को ट्रीट किया जा रहा है। और वो भी जिस सोल्जर पर हमने इतना पैसा खर्च करके उसको कमांडो बनाया, फिर हम उसको कमांडो बनने के बाद उसका कमांडो का पैसा भी देते हैं। मतलब सैलरी प्लस उसको कमांडो की सैलरी मिलती है, लेकिन काम उससे वही गाड़ी धुलवा रहे हैं जेसीओ साहब। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जिसके वो घर में डस्टिंग, साफ सफाई सब कुछ कर रहा है। और सेम वही कार की बात आती है कि उसकी प्राइवेट कार धोने के लिए तो 1-2 बार धोआ, तो उसने साहब को भी बोला कि साहब मैंने उस दिन जेसीओ साहब को भी मना किया था, बाकी बंदे देखते हैं मेरी तरफ तो मेरे को मतलब शर्म महसूस होती है कि भाई मैं यहाँ एक कमांडो ट्रेनिंग करके इधर आया हूँ और मैं आपकी गाड़ी धोता हूँ। बोला अच्छा तेरी इतनी औकात है, तेरे को शर्म आ रही है, पहले वाला नहीं कर रहा था, तू ही कोई अलग से कोर्स करके आया है क्या? इस तरह की उससे बात करके गाली गलौज करके उसको बोले चल ले। ऊपर कहीं उसकी रिपोर्ट लग जाती है और उसके बाद में एक मेजर साहब आरपी जेसीओ और कुछ बंदों को लेकर उसके डंडों के साथ उसकी पिटाई करवाता है कि तू साइन कर कि मैं यहां से जाना चाहता हूं, या जानबूझ के अभी शाम को दौड़कर, ये तेरी स्पेशल ट्रेनिंग है, दौड़कर दिखा। बंदा बीमार था, नहीं दौड़ा तो उसको पीटा भी बीमारी में और बोले नहीं तो तेरे को RTO कर देंगे, फाइल पर साइन करके मैं फेल हुआ हूं। और ऐसे करके उसके साथ मारपीट हुई है और उसको RTO कर रहे हैं। बंदे ने मेरे को उनकी वाइफ की तरफ से अपनी वाइफ को बताया, उनकी वाइफ ने मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। वाइफ भी रह रही है, एकाएक उनका क्वार्टर भी खाली करवा रहे हैं, घर भी बेच रहे हैं, मारपीट भी हो रही है। हालांकि आगे इस केस में क्या होता है, मैंने उनके CEO के नंबर मांगे हैं और आगे क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। सेम ऐसा ही केस दूसरी जगह होता है, एक लैस हवलदार, मतलब नायक के बाद में एक रैंक होता है, हवलदार और नायक के बीच में लैस हवलदार, यूनिट प्रमोशन, उसको मतलब आप पक्का नायक मानो या लैस हवलदार मानो। उसके साथ भी मारपीट होती है।
उसको मारने वाला कौन? एक सूबेदार मेजर हमारा एसएम साहब, मार मार कर स्टिक उस पर तोड़ दी। और एसएम साहब अकेला तो उसको मार नहीं सकता, तो उसको पकड़ने के लिए कि मारे तो ये बंदा, मतलब उसको पहली स्टिक और गाड़ी मारी तो उसने बोला साहब ऐसे नहीं है, मैं क्यों मार रहे हो मेरे को, आप अगर आपको लगता है तो आप मेरे को घर भेज दो, लेकिन मेरे को मारो मत। तो बोला जयसियो और आरपी जयसियो, और उसको बोला इसके हाथ पकड़ो अच्छी तरह। तो उन्होंने पकड़ा है और फिर एसएम साहब ने मारा है, और मारने के बाद उसको, मतलब इतनी चोट लगने के बाद उसको मेडिकल सुविधा भी नहीं दी। 3 दिन के बाद जब उसके चोट के घाव ठीक होते तब उसको एमएच भेजा जाता है। लेकिन वहां वो मेरे को जो चीजें मिली है सूचना कि वहां भाई वो हवलदार जी और उनकी वाइफ ने सीओ को चिट्ठी भी लिखी है, और उस हवलदार जी ने तो ये कह दिया है कि भाई मैं सर्विस ही नहीं करूंगा, आप मेरे को घर भेज दो, मैं करना ही नहीं चाहता। तो ये 2 मामले हैं, लेकिन इन दोनों ही मामलों में अभी इंडिविजुअल की तरफ से हमारे पास जब तक लिखित में आ जाता है कि सर कार्रवाई करो, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। मैंने उस समय उस बंदे को भी कि मैं उस मतलब दोनों ही चीजों को कि उनके पहले प्रॉपर जो मेरा तरीका होता है कि वहां एसएम और सीओ साहब से बात करने का, लेकिन एक तरफ तो एसएम ही मारने वाला है तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इनके सीओ साहब से, और उधर एक मेजर साहब मारने वाले हैं तो उनके एसएम साहब और सीओ साहब से बात करेंगे। बात करने के बाद में हमारा मकसद है कि इन चीजों को हम नहीं मानते हैं तो उच्च अधिकारियों को, आर्मी चीफ वगैरह उनको अवगत कराना, नहीं तो कोर्ट में ले जाना। मैं कई दिनों से, आप सभी को पता है कि मेरा खुद का जो केस है वो भी हमारे चैनल वैन का, वो भी 15 तारीख को इसी मई में सुनवाई को है फाइनल स्टेज पर। लेकिन उसके अलावा बीच में ये कुछ एक लगातार जो ऐसे केस आ रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक बंदे को आरटीओ, एक हवलदार जी को आरटीओ, फिर उसके बाद में एक बंदे को लैश नाइक 4 सजा देकर उसको आरटीओ, इस केस में इसके डंडे मारकर आरटीओ, और उधर हवलदार के साथ मारपीट। तो इस विषय में मैं 2-3 दिन हो गई, मैंने कई वकीलों से बात की है, कई हमारे रिटायर्ड हेड क्लर्क साहब हैं, उन्होंने भी अलग अलग चीजें बताई कि भाई ये क्या मैटर है, क्यों ऐसा चल रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हम इन चीजों को लेकर एक अब डाल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब बंदा कोर्ट जाता है, भाई पहले हम बात करते हैं, नहीं मानता है तो बंदा कोर्ट जाता है, तो हमारा वो बनाया हुआ है एएफटी जाओ। तो ऐसे मामले में कि भाई ये तो नॉर्मल पोस्टिंग है, वो लोग बोल देते हैं नॉर्मल पोस्टिंग है, तो एएफटी और हाई कोर्ट तक सुनवाई नहीं करते हैं कि भाई पोस्टिंग मैटर है ये तो। लेकिन उस मैटर के पीछे जो आरटीओ है, आरटीओ और पोस्टिंग ऑर्डर ये अलग अलग हैं। ये हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना चाहते हैं कि साहब एक तो इन दोनों मैटरों को अलग करो। पोस्टिंग उसके टर्म के बाद में अगर प्रॉपर पोस्टिंग जा रहा है, फिर कोई रुकना चाह रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जिसका टर्म ही पूरा नहीं हुआ, जिसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, और वो भेजा किस लिए, किसी ने पर्सनल काम नहीं किया तो, किसी ने अपना 2 साल गाड़ी चलाई खर्चा मांग लिया तो आरटीओ, किसी ने किसी अफसर की गर्लफ्रेंड को रोक दिया तो आरटीओ। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचले जो अदालत है हाई कोर्ट और एएफटी को डायरेक्शन दे कि इन मसलों को आप पोस्टिंग मैटर बताकर खत्म करने की बजाय आप प्रॉपर इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं, ताकि ऐसे करने वाले दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। एक तो इस चीज को लेके जाएंगे। इसी के साथ इसमें जो दूसरा केस ऑलरेडी शामिल है कि साहब ये पैदा कहां से हो रहे हैं, खासकर पर्सनल कामों से। और पर्सनल कामों का एक तरह का जो सहायक, जैसे मैंने बताया, एक तरफ एक जो बंदा उसका लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का सहायक है और बोलता है कि पहले वाला गाड़ी धो रहा था, पहले वाला साफ सफाई कर रहा है, कुत्ता को मारा, तो तेरे को क्या दिक्कत है। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मसले को, इसमें पोस्टिंग मैटर के साथ साथ उसको आरटीओ और एक घरेलू काम, अगर किसी से घरेलू काम कराए जाते हैं, मना करने पर इसको बड़ा पैक लगा दो, इसको आरटीओ कर दो, इसको सजा दे दो। घरेलू काम पर सजा दे देते हैं और उसको नॉर्मल 63 साहब, इसको तो अपने ऑर्डर डिसओबे के नाम पर सजा दी है, मतलब उसको लगाया जाता है 63। पूरा डेफिनेशन नहीं लिखते हैं कि कहानी क्या है, ठीक है। तो ये इस समय 3 या 4 बंदे जो कह रहे हैं कि हम गवाह देंगे,
तो हम उनसे एप्लीकेशन भी ले चुके हैं और वो तैयार हैं कि सर हाँ हमारे आप लेके चलो, हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस समय इस केस को लेके जाऊं जिसमें शुरुआती जो बीमारी की जड़ है पर्सनल वर्क, अफसर का खुद का पर्सनल काम नहीं करने की वजह से ये होना, तो उसमें मेन टॉपिक जो सेवादारी, पर्सनल काम और उसमें अननेसेसरी जो सजा देता है, तो उसमें कोर्ट इंटरफियर करे। कोर्ट यह ना कहे कि इन मामलों में हम इंटरफियर नहीं करेंगे, तो इसका डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट दे और साथ में ये जो सेवादारी की बीमारी है ब्रिटिश काल से, इसको भी खत्म करने पर ध्यान दे। इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। हालांकि मेरा इरादा था कि मेरा चैनल खुलने के बाद जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पता नहीं चैनल में क्या आएगा, उसकी डेट आगे होगी या खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, कोई ऐसी स्थिति आए तो उस चैनल में भी वही सब चीजें हैं। मैंने कभी भी उस चैनल में कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं कही है, तो या तो चैनल में ही वो बहस हो जाए 15 तारीख को, उनकी तरफ से कोई जवाब आए और उसमें वो चीजें चले तो हम इन चीजों को उसमें भी रखेंगे। अगर वो बहस नहीं हो, चैनल खुलता है, तो हम अलग से इस केस को फाइल करेंगे। आप लोगों की तरफ से अगर इससे रिलेटेड कोई भी केस आपके दिमाग में है कि सर इसमें इस पॉइंट को जोड़ो, तो आप वो मेरे नंबर पर बता सकते हो। नंबर मेरा ये है 8290354513 82 90 35 45 13 8290354513 82 90 35 45 13। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। मैं अगर कहीं बिजी हूँ तो व्हाट्सअप कॉल करके अपना जो मैसेज है वो लिख दो कि सर इसमें ये मैसेज ऐड करो, या आप में भी कोई इसका भुक्तभोगी है, क्योंकि पहले भी बहुत से बंदों ने कहा कि सर हमारे साथ ये समस्या आई है। उसके बाद मैंने सीओ साहब को कॉल लगा दिया उसके को, कि साहब आप क्यों परेशान कर रहे हो। साहब ने बात मान ली कि ठीक है यार इसको हटा दो, मत लगाओ। वो बंदा हट गया, फिर वो बोलता है, मतलब पहले तो वो परेशान होकर बोलेगा कि सर मेरा कुछ करो, जहाँ ले जाओगे मैं जाऊंगा, लेकिन उसका मसला हल हो गया, वो वहां से हट गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो लोग ध्यान रखते हैं कि इसको फिर कहीं फंसाएं। तो ऐसे बंदे जिनको फंसाया जा रहा है, जिनको सजा दी गई है, वो अगर मेरे नंबर पे कह दें कि भाई मेरे को भी इस मैटर में सजा मिली है और ये अभी ऐसा हो रहा है या हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। जैसे कल परसों ये कह रहा था एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कि भाई सेवादार नहीं जा रहा तो इसको बड़ा पैक दे दो, तो उसने तो खाली कहा, और बड़े पैक का ऑर्डर किसने दिया? कैप्टन साहब ने। जबकि एक कैप्टन साहब को लागू या लागू नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि बड़े पैक का ऑर्डर कौन दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसने कह दिया, उस बंदे ने लगाया हालांकि। फिर उस बंदे ने मेरे को बोला कि सर ऐसे ऐसे, उसने बोला कोई किताब निकाल कर कि देखो मेरे को ऑथराइज है। तो ऑथराइज क्या है, ऑथराइजेशन में काम क्या है? मैं बोला लिखवा लो। मैंने पूछा क्या काम है? बोले जी पोस्टिंग जा रहे हो और उनके घर में काम है। तो मैं बोला देखो, एक तो होता है कि पोस्टिंग जवान भी जा रहा है, अफसर भी जा रहा है, वो मदद के तौर पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए मांगता है, तो वो आपके भाईबंदी पे है, क्योंकि वो आपको भी कभी जरूरत पड़ सकती है। वो तो होता है एक तालमेल वाला। बोला नहीं सर, उसके बक्से हैं, उनको पेंट करना है और उसके लिए वो साहब बोल रहे हैं कि ऑथराइज है। तो श्रीमान, बक्से पेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग में भी हालांकि जो अपना मूविंग का अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी चलो वो भाईबंदी से अगर चल रहा है, कि जवान को भी मिल रहा है, अफसर को भी मिल रहा है, तो मान सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि मेरे घर में जाए, मेरे सारे बक्से कपड़े पेंट करके फिर जाए, वो ऑथराइज नहीं है। किसी जवान का कोई बक्सा पेंट करने के लिए, जैसे उसका बक्सा पेंट करने के लिए कभी बंदे भेजे क्या? तो आप भी ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को लागू है। लागू वो सिर्फ आपको कर्नल एंड अबव को जो एक एक लागू है, तो उसमें सूचना आदान प्रदान करने के लिए, ना कि आपके बक्से पेंट करने के लिए या आपका दूध का डोलू पकड़कर दूध लाने के लिए या बच्चे खिलाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमारे ज़्यादातर लोग बस पे कमीशन में पे बढ़ाने की बात करो, और मैं कई बार कह चुका हूँ, पे तभी बढ़ेंगे जब आपका काम का स्टैंडर्ड ठीक करोगे। ठीक है, आप काम तो यही रखना चाहते हो कि हम तो जो वॉलंटियर लोग हैं ना, वही पेमेंट बढ़ाओ, काम हम ड्यूटी नहीं देंगे, बस वही करेंगे। तो जब तक हम अपना काम का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, वो अधिकारी जब यही बोलते हैं कि देखो साहब इनकी यही औकात है, तो फिर हमें किस तरह हम सरकार को या लोगों को कह सकते हैं कि पेमेंट बढ़ाओ। तो हमारा जो वर्क है, हम अपनी वर्क करें। खून पसीने की कमाई जो जनता हमारे को टैक्स के रूप में दे रही है, आज पे कमीशन में उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर जवान की पेमेंट जाएगी। लेकिन अगर काम वो अपनी मर्जी से भी कर रहा है,
तो भी गलत है। मर्जी से करने वाला और करवाने वाला, ड्यूटी छोड़कर दूध लाकर अगर कोई सो रहा है, सोच रहे मेरी नौकरी बढ़िया निकल रही है, तो आप अपनी मेहनत का नहीं दूसरे की मेहनत का खा रहे हो जो आपकी ड्यूटी दे रहा है। जो कहते हैं ना कि वॉलंटियर जा रहा है फिर क्या, हमें क्या, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन जो ग्राउंड में काम कर रहा है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी देगा। छुट्टी के समय बोलेंगे बंदे नहीं है, और उधर वो श्रीमान दूध का डोली और सुबह से हम कुत्ता घुमाया, 2 बार बच्चे खिलाया, और अंदर जो डस्टिंग पस्टिंग सब जानते हैं क्या क्या करते हैं, और फिर रात को आके सोते हैं। तो ऐसे अगर वॉलंटियर हैं तो वो उनका हक खा रहे हैं, उनकी छुट्टियां, उनका प्रमोशन, सब कुछ ये खा रहे हैं, तो हमें वो दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें ऐसा नहीं है कि भाई अधिकारी क्यों रख रहे हैं, आप गवर्नमेंट को लेटर दो, अलग से भर्ती करो उसकी, और आप चाहे 1 रखो 4 रखो, उसके जिस्म पर वर्दी जो हमारी भारतीय सेना की जो इंडियन आर्मी लिखकर वो ना रख के उसको नॉन कम्बार्ट आप सिविल ड्रेस में रखो, सहायक के तौर पे अलग से भर्ती कर लो, ठीक है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। बाकी मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक एक्टिव हो जाएं, पे कमीशन में भी अपनी अपनी जो चीज़ें लिखनी है वो लिखें, और इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। कुछ पॉइंट आता है तो मेरे नंबर तक ज़रूर भेजें, और उसके साथ कि रविंद्र फौजी अकेला लड़ रहा है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो सभी को पता है मेरा नंबर ये, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, यही नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, कोई दूसरा भाई मदद करेगा या सपोर्ट करेगा, और चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपका कोई पॉइंट हो तो ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वो इंडिविजुअल की जो मैंने 2 बंदों की कहानी बताई है, वो जल्दी ही अगर वो इंडिविजुअल मेरे पास इन्फॉर्म करना चाहें तो कर दें, उनके केस को हम आगे भी ले जा सकते हैं और उन लोगों पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल को या उसकी पत्नी को पहल करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन हमारे को इसी नंबर पर फॉरवर्ड करना है। आप डरे रहोगे तो आज आपके साथ हुआ है, कल दूसरा कोई मार भी खाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, उनको लगता है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, जबकि मैन हैंडलिंग करने वाला अगर सीनियर हो या जूनियर हो, सीधा सा आर्मी एक्ट में उसको घर भेजने का प्रावधान है, अगर कोई कितना भी बड़ा शेर हो। जब जवान घर जा सकता है तो जैसे हो, चाहे वो सुबेदार मेजर हो, चाहे वो मेजर साहब हो या सीओ साहब हो, किसी को भी किसी को मारने का हक नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।